नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम किताबों का आनंद। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं पत्रकार और लेखक विश्व गौरव। विश्व गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी गौरव भाई, आपने ये जो पुस्तक लिखी है क्वीन, इसको जब मैं पढ़ रहा था और उसको मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे लगा कि आपके साथ जो है इस पर चर्चा की जानी चाहिए और इसीलिए हमने आपको आमंत्रित भी किया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इस तरीके की लेखन विधा मैंने जीवन में पहली बार देखी है कि कोई अपने पत्रों का संकलन सार्वजनिक कर दे, अपनी प्रेमिका को लिखे गए। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी परवरिश, अपने भाषाई संस्कार, अपनी विद्यालय की कुछ यादों के बारे में बताइए। अपना जीवन परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। आनंद जी, मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश में एक जिला है सीतापुर, वहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है सिधौली, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं पे हुई। फिर छठी तक वहाँ पढ़ने के बाद फिर लखनऊ परिवार शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पर मैंने सरस्वती विद्या मंदिर में एडमिशन लिया और वहाँ पर पढ़ाई की। और जो भाषाई संस्कार की बात है वो दरअसल मुझे वहीं से मिले, क्योंकि आप जब सुबह प्रार्थना सभा में जाते हैं वहां से लेकर के और आखिर में वंदे मातरम तक का जो पूरा शेड्यूल होता है, वहां से आपका संस्कार, भाषाई संस्कार कैसा रहने वाला है आगे आने वाले समाज में, वो वहीं से तय होता है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा असर मेरे परिवार का भी रहा, क्योंकि घर की मतलब स्थिति ऐसी थी कि पिताजी दूसरी राजनीतिक विचारधारा से थे, बाबा जी संघ परिवार से जुड़े थे। और उन सारी चीजों के बीच में मैं था, क्योंकि संयुक्त परिवार तो क्या मतलब, हम सभी साथ में ही रहते थे। संयुक्त परिवार तो इतना बड़ा परिवार नहीं था कि उसको संयुक्त कहा जाए। तो वो सारी चीजें वहां से सीखी। और उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन का वक्त आया तो लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ। और वहाँ पे चूंकि हिंदी थोड़ा सा ठीक थी तो उन्होंने काम दिया कि आपको लिखना है प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जो उनके कार्यक्रम होते हैं। उस समय तक ऐसा कुछ तय नहीं था कि पत्रकारिता में जाना है। और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई छोड़ के आया हुआ था, तो ये था कि कुछ करते रहें, साथ में लिखते पढ़ते रहें। तो वहां से ग्रेजुएशन किया और उस दौरान ये सब लिखना पढ़ना चलता रहा। फिर नोएडा गया, वहां पर पत्रकारिता की पढ़ाई की। और ग्रेजुएशन टाइम से ही पत्रकारिता में जुड़ गया था, क्योंकि जो पढ़ाई छोड़ के आया था उसको छोड़ने के बाद फिर बीए में एडमिशन लेना, तो घर वालों से थोड़ा सा खर्चे को लेकर के विवाद रहता था। तो हमने कहा कुछ ना कुछ आता रहे, तो अपने निजी खर्चे निकालने के लिए पत्रकारिता शुरू की, फ्रीलांसिंग के तौर पे। मतलब कुछ एक विश्वविद्यालय की खबरें दे देता था, उससे कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता था। तो ऐसा कुछ रहा। जी, आपने बताया कि आपने पत्रकारिता की पढ़ाई करनी है, ऐसा कोई तय नहीं किया था, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि आप पत्रकारिता की पढ़ाई में आ गए। अब यहीं से अगला सवाल निकलता है कि भाई देखिए, पत्रकार तो बहुत लोग बन जाते हैं, खबरें तो बहुत लोग देते हैं, खबरें बहुत लोग छापते हैं, लेकिन साहित्य के प्रति हर किसी का रुझान नहीं होता। हर पत्रकार ऐसा नहीं होता कि जिसे साहित्य पसंद हो। तो साहित्य के प्रति गौरव भाई आपका रुझान कब आया? नहीं, साहित्य के प्रति ऐसा कुछ रुझान का ऐसा कोई विशेष किस्सा नहीं है। मुझे कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। मतलब ये मेरा सौभाग्य था कि मेरा बचपन जो था वो अपनी परदादी और परदादा जी के साथ बीता। लगभग 9 10 10 11 साल की उम्र तक मैं उनके साथ ही रहा। तो वो रामायण की, महाभारत की, ऐसी बहुत सारी कहानियां वो सुनाती रहती थी। तो वहां से थोड़ा सा कह सकते हैं कि साहित्यिक रुझान बड़ा, मतलब मैंने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखी है। और उसमें मेरी कोशिश आज भी ये रहती है कि कम से कम 5 7 पन्ने, कितना भी व्यस्तता हो, लेकिन किसी ना किसी किताब का पढ़ लूं। ऐसा कोई तय नहीं है कि मुझे यही पढ़ना है, लेकिन वो एक आदत में शामिल हो गया कि जब तक 5 7 पन्ने पढ़ नहीं लूंगा किसी ना किसी किताब के, तब तक नींद नहीं आएगी। तो वहां से शुरू हुआ कि जब पहली जो किताब थी वो मैंने रामचरितमानस पढ़ी, उस अर्थ के साथ में, हिंदी अर्थ के साथ में। तो उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा, बहुत सारी किताबें पढ़ी। अब तो ये स्थिति है कि अगर कोई मुझसे पूछ देता है कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, तो मुझे सोचना पड़ता है यार किसको कहूँ। तो रुझान बेसिकली अगर मैं एक किसी पुस्तक को देना चाहूँ तो वो रामचरितमानस है, जिसकी वजह से जो है मुझे लिखने और पढ़ने की प्रेरणा मिली। बिल्कुल, ये तो खैर व्यक्ति का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि उसे अपने
जो है पूर्वजों के साथ बैठ कर के रामचरितमानस जैसा ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मिले, जिसमें राम की मर्यादा है और सीता जैसा आचरण है। गौरव भाई, मेरा अगला सवाल आपकी किताब को लेकर है कि जो किताब आपने लिखी है क्वीन, मुकम्मल इश्क की अधूरी कहानी, इसे लिखने का विचार कब आया? आनंद भाई, इसको लिखने का मतलब किताब रूप देने का मेरा कोई विचार नहीं था कि इसको किताब के तौर पर प्रकाशित करना है। ये मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो तब 2020 के आसपास कहीं किसी अलमारी में ये कुछ लेटर्स उसको मिल गए। वैसे तो मैं इनके कुछ छोटे-छोटे हिस्से, क्योंकि मैं 2014, आप क्वीन नाम से मेरा एक पेज भी इसी नाम से देखेंगे, 2014 में बनाया था मैंने पहली बार। तो तब हम्म। से छोटा-छोटा अपने फेसबुक पे लिख रहा था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ एक ऐसे लेटर्स थे जो नहीं, वो सोशल मीडिया पे या ब्लॉग पे नहीं लिखे गए थे। वो मतलब लॉकेबल डायरी टाइप का कुछ ऐसा था, जब ये सारी चीजें इतना सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। तो बहुत पुराने लेटर्स थे वो, मेरी पत्नी ने देखे। तो फिर मुझसे कहानी पूछी कि क्या है, तो मैंने उसको बताया कि ये तो मैं अभी भी लिखता रहता हूँ। तो उसने 2020 में कहा कि इनका संकलन आना चाहिए और एक बारी कुछ लोगों से बात करो जो अच्छा पढ़ते हैं। तो मैंने कई सारे लोगों से बात की जो पत्रकारिता से भी जुड़े थे और नहीं भी जुड़े थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक नई तरीके की चीज होगी। और सबसे खास बात ये थी कि मैंने जिसके लिए ये लेटर्स लिखे और उस तक नहीं पहुंचे, उसका कहीं पे नाम, तो ये भी एक अच्छा था। और जब मैं इनको सोशल मीडिया पे डालता था तो लोग ये कहते थे कि ये आप पूरी कहानी क्यों नहीं मुझे बता रहे हो। और आप अगर मेरे पेज पे देखेंगे, जो मेरे बुक का पेज है, उसमें कुछ एक रिव्यूज भी ऐसे आए हैं कि मैंने तो खाली बैठा हुआ था और खोल के देखा, सोचा 2 पन्ने पढ़ूंगा, फिर वो आखिरी पन्ने तक पहुंच गया। तो उस मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि सभी को ये चीज पसंद ही आएगी। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि ये क्या लिख दिया है और ऐसी बातें कौन लिखता है। लेकिन ये है कि जिसने मोहब्बत जी होगी या कभी मोहब्बत की होगी, तो वो किसी न किसी कहानी में खुद को जरूर खोज लेगा। तो इसी तरीके से जब लोगों ने कहा कि एक मतलब मुख्य तौर पे मेरी पत्नी और उसके बाद बहुत सारे मित्र जो परिचित और अपरिचित थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उन सबने कहा कि नहीं, आना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो कर देते हैं। फिर गंगा के किनारे बैठकर इसको पूरा किया गया। तो 2021 15 अगस्त को ये आ गई। फिर ये भी अपने आप में एक अलग ही चीज है कि गंगा किनारे बैठ करके कोई अपनी इस प्रकार से। पर गौरव भाई, एक चीज, मैं इसको पढ़ रहा था, इसमें आपने संबोधन आप अपनी प्रेमिका को ही कर रहे हैं, आप उसे ही बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुमसे बात की थी, तुम मेरे कंधे पर सरक के रोई थी, तुम्हारे पिताजी ऐसे, इस प्रकार की चीजें तुम आपने लिखी हैं। मुकम्मल इश्क और फिर अधूरी कहानी, तो क्या आप वाकई में इस चीज को फील करते हैं, या फिर इश्क मुकम्मल होना फिर आप किसको मानते हैं? मतलब अगर इस किताब में जो कुछ भी लिखा है, अगर वो मुकम्मल नहीं है, तो फिर मुकम्मल फिर क्या, इश्क क्या हुआ? नहीं, मैंने टाइटल में भी यही है, मुकम्मल इश्क। इश्क होना ही अपने आप में मुकम्मल होना हो जाता है। मतलब अगर आपको मोहब्बत हो गई और अगर आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसमें अपना ईश्वर देख रहे हैं, तो फिर वो इश्क मुकम्मल हो गया। फिर उसके आगे किसी चीज हम्म। की जरूरत नहीं। कहानी तब बनती है जब वो एक एक छोटा छोटा किस्सा जुड़ता जाता है उसमें। आपकी जिंदगी का, सामने वाले की जिंदगी का एक पल ऐसा आता है जब आप दो से एक हो जाते हैं। तो उन अर्थों में इसको कहा गया है कि ये जो कहानी है वो अधूरी रह गई। जी। बाकी इश्क मुकम्मल है, आज भी उसी इश्क में हूँ। एक चीज जो आपने कही ना मुझसे, कि रिव्यूज जब मैं पढ़ रहा था और तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई मैं 2 पेज पढ़ने वाला था और पूरी किताब पढ़ बैठा, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ, ऐसा क्यों हुआ होगा। दरअसल क्या होता है, जब युवा अवस्था में जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम किसी न किसी से प्रेम कर बैठते हैं, और आपकी किताब को जब पढ़ते हैं तो कई बार व्यक्ति अपने आप को ही महसूस करने लगता है, क्योंकि वो परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति के जीवन में घट सकती हैं। तो जब हम इसको पन्ने पलटते हैं इस किताब के, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को ही इस किताब के अंदर पाता है कि शायद मैं ऐसा लिखता या मैं लिख पाता। लेकिन कोई बात नहीं, गौरव भाई ने इस किताब को लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो रिव्यू वाली बात मैं आपको बता दूं, और दूसरा आपसे मैं ये पूछूंगा कि हम सब युवावस्था में जब होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम के बीज तो पनपते ही हैं। क्या आपने कभी इस पीड़ा को महसूस किया है जिस पीड़ा का आपने इस किताब में जिक्र किया? आनंद भाई, एक शब्द इस पूरी किताब में कल्पना नहीं है, झूठ नहीं है। इसमें जी। सब कुछ सच। और कभी भी मतलब जब मैं लिख रहा होता था तो मुझसे कई बार मेरी पत्नी कहती थी कि इसको इस तरीके से लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
लेकिन फिर मुझे लगता था नहीं यार, शायद जिस शख्स तक वो लेटर्स नहीं पहुंचे और कभी ये किताब पहुंची, तो उसे ये ना लगे कि नहीं, ये तो इसने झूठ लिखा है, ये तो कभी हुआ। तो हालांकि वो किताब उस तक पहुंची और उसने फोन करके कहा कि अ, सबसे अच्छी चीज ये है कि जो वादा किया था कि कभी नाम नहीं आएगा सामने, तो उसको निभाया है। लेकिन इस पीड़ा को महसूस किया है, और आज मुझे लगता है कि अगर वो पीड़ा महसूस नहीं की होती, तो जो आज, मतलब मैं कोई इतना बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, बहुत बड़ा लेखक नहीं हूँ, 3-4 हजार की संख्या में इसकी कॉपीज बिकी हैं, कोई इतना बड़ा प्रकाशक नहीं था वो। बस ये था कि बस इस किताब को आना चाहिए, और तब ये किताब सामने आई, जब लोगों तक पहुंची और लोगों ने खुद से कहा कि हाँ ये अच्छा है, तो जो उसमें 100-200 लोगों के, अनजान लोगों के जो मेरे पास मैसेजेस, कॉल्स या लेटर्स आए, वो अद्भुत थे। मतलब उसके बाद फिर कुछ रह नहीं जाता, कि जो पीड़ा झेली वो सब सब बेकार है, वो मिल गया पारिश्रमिक उसका। हाँ, नहीं वो पीड़ा, गौरव भाई एक्चुअली क्या होता है ना, वो पीड़ा सबने झेली होती है, और आपको तो साधुवाद इस चीज के लिए मिलना ही था। अच्छा, एक चीज, मैं जब सुबह बैठा और मैं जब लिख रहा था कि गौरव भाई से क्या क्या सवाल पूछना है, मैं एक चीज ये सोच रहा था कि ये अपने आप में, मतलब मैंने लगभग अपने पिछले 3-4 साल में हजारों किताबें पढ़ी हैं, मेरा साप्ताहिक कार्यक्रम आता है, इस प्रकार का एक अनूठा प्रयोग मैंने नहीं देखा कि प्रेमिका है, प्रेमिका का नाम नहीं है, लेकिन आप प्रेमिका के साथ बिताए हुए पल या उनको संबोधन करते हुए आपने जो खत लिखे हैं, तो जब आप ये लिख रहे थे या आप जब प्रकाशक के पास गए, या जब आपको लगा नहीं अब चलो ठीक है छपवा लेते हैं, तो मन में ऐसा कोई भय नहीं था कि यार इस प्रकार का अनूठा प्रयोग मैं कर रहा हूं तो लोग कहीं लालते भी ना भेजें कि भाई तुम लेखन के नाम पे क्या कर रहे हो? डर नहीं लगा? नहीं, ये मतलब ऐसा तो वाकई पहली बार आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये भाव पहली बार मतलब ऐसा मन में आया कि ऐसा भी हो सकता था क्या। लेकिन ऐसा कभी कोई भाव नहीं आया। और जब मैंने पहली बार इसको प्रकाशित करने का सोचा, तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि कौन से प्रकाशक मिल सकते हैं। तो हम्म। आजकल तो एआई सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि खुद ही प्रकाशक फोन करने लगते हैं। तो लेकिन मैं ये इसकी पांडुलिपि किसी को भेजना नहीं चाहता था जब तक चीजें फाइनल ना हो जाए। तो बहुत सारे प्रकाशकों ने फोन किया, उनकी साइट से व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि हम ये आपको सुविधाएं देंगे, इतने का पैकेज रहेगा। तो मैं इस तरीके से इसको प्रकाशित नहीं करना चाहता था। और चूंकि मेरी दूसरी किताब थी, और पहली किताब मैंने कुछ ऐसे विषयों पे लिखी थी जो बहुत उस समय के हिसाब से 2014 और 17 के बीच के समय में बहुत विवादित रहे, या जो समसामयिक विषय रहते थे उन पे हम्म। एक आर्टिकल जैसा विषय रखा था। तो इसमें जब मैंने देखा कि ये जो प्रकाशक हैं ये अपने तरीके से पुस्तक को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो फिर मैं जब थोड़ा सा रिसर्च की, तो मुझे पता लगा इनका बस एक फंडा होता है कि ये नए लेखकों को बुलाते हैं अपने पास, और उसके बाद अपने हिसाब से किताब का शुल्क रख देते हैं कि ये इतने की किताब बिकेगी, 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, फिर वो या 200 रुपए, फिर वो जो है जाते हैं, और बिके तो बिके, नहीं बिके तो नहीं बिके, वो उतना पैसा राइटर से ले ही लेते हैं कि आप 5,000 दो और उसके बाद हम आपको 5 कॉपीज दे देंगे। और अगर मतलब एक तरीके से ऑन डिमांड वो प्रकाशित करते हैं, तो फिर हम्म। मुझे वो समझ नहीं आया, क्योंकि मेरा तय था कि जिस तरीके से लोग मुझे, मतलब मैं सोशल मीडिया बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो लोग लगातार कह रहे थे, मुझे ये तो पता था कि 2-2,500 लोग तो मतलब मेरे अपने कांटेक्ट में हैं कि जिन तक लिंक पहुंचेगा तो वो तुरंत खरीदेंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि उनको मतलब ये डर था मेरे मन में कि कहीं उनको पसंद नहीं, तो उनके मन में ऐसा तो नहीं लगेगा कि हाँ। हमने 300 रुपए बर्बाद किए। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका रेट कुछ ऐसा रखा जाए जो कम से कम हो। तो मैंने अपने लखनऊ के ही एक नया बच्चा था, पुस्तकालय नाम से उस अपना प्रकाशन चलाता, वो भी ऐसा ही करता था इसी तरीके से। लेकिन उससे मेरी बात हुई, तो उसने कहा कि सर मैं 5 पेज आपकी किताब के पढ़ना चाहूंगा। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है आप पढ़ लो। मैंने उसको भेजा, तो उसने कहा कि सर ये प्लीज आप मुझसे ही करवाइए, और आप जो है मैं आपको इसकी 100 कॉपीज दूंगा। और उसने अब मतलब बाद में बताया कि सोशल मीडिया पे उसने देखा कि किस तरीके से लोग लिख रहे हैं, क्या है, और वो मुझे जानता भी नहीं था, मतलब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। फिर वो प्रकाशित हुई और उसने 1,000 कॉपीज प्रकाशित करवाई। 10 कॉपीज मुझे उसने दी, और बाकी उसने ऑनलाइन उसको सेल किया। तो पहले क्या था कि जब हम ऑनलाइन जो ऐसी साइट्स हैं उनके पास गए, तो उनका जो
मतलब डिलीवरी रेट जो ले रहे थे अपना कमीशन, वो ही इतना ज्यादा था कि हम उसको 99 में दे ही नहीं पा रहे थे, उतना ही चला जा रहा था। फिर उसने कहा कि इससे ज्यादा तो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट जा रही है। तो फिर हमने उसको एक वेबसाइट थी, उससे हमने बात की, उनसे हमने कहा कि आप एक पेज अपने यहाँ लैंडिंग पेज दे दो, और वहां पे हम 99 में हमने उसको बिकवाया। और वो बहुत अच्छा जब उसका रिस्पॉन्स रहा, तब उसने जो है बोला कि सर अब हम प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो अब हम अमेजोन पे इसको कर सकते हैं। मतलब 1000 कॉपीज उसने बाहर से कुरियर सर्विस लेकर के की, और उसके बाद करीब 3500 के आसपास कॉपीज उसने अमेजोन के थ्रू बेची। अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है, और मैं उससे बार बार कह रहा हूँ कि इसका अगला मतलब 1000 और छपवा के आप डालो, लेकिन वो कुछ है ऐसी दिक्कतें कि वो कह रहा है उसमें कुछ बढ़ाओ कुछ कम करो, तो उसके नहीं हो पा रहा, लेकिन जल्दी होगा। जी, नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे युवा लेखकों को भी मुझे लगता है कि इससे प्रेरणा मिलेगी कि जब वो अपनी पुस्तक लिखते हैं तो किस प्रकार से उन्हें आगे प्रकाशक से बात करनी चाहिए। गौरव भाई, पत्नी और प्रेमिका का तो हमेशा से, चाहे हम राज कपूर साहब के जमाने की फिल्में देख लें, संजीव कुमार से लेकर के गोविंदा तक, पत्नी और प्रेमिका का तो देखिए गौरव भाई 36 का आंकड़ा रहा है। और आपकी तो पत्नी भी पत्रकार है, मैंने पीछे देखा कि आपकी पत्नी ने इतना अच्छा अच्छा लिखा है इसके बारे में। तो आपकी पत्नी को जब पहली बार पत्र मिले होंगे तो मतलब उन्होंने क्या रिएक्शन था उनका? नहीं, रिएक्शन वही सामान्य जैसा होता है वैसा ही था। हम्म। लेकिन मतलब उसने कहा तुमने ये सब भी किया है, तो मैंने कहा कि अब ये तो पहले से ही मतलब तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, अब तुमने कभी डिटेल में पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। रिएक्शन सामान्य था, लेकिन चूंकि विवाह से पहले करीब 5-6 साल उसको मिल चुके थे मुझे समझने के लिए, तो वो जानती थी कि हम कुछ ऐसा गलत नहीं किया होगा हमने जो छिपाने लायक हो, या फिर जिसको ऐसा कुछ नहीं किया होगा कि मेरी नजरें उसके सामने झुके। तो जब मैंने उसको पूरी बात बताई, तो मतलब इसमें लगा थोड़ा समय, और ऐसा नहीं था कि वो आई और मैंने उससे कहा कि ऐसा ऐसा नहीं, मैं एकदम सही हूँ और मिल गए होंगे। तो क्योंकि वो पत्र आपने पढ़े हैं, तो किसी के मन में भी ये भाव आएगा कि यार इतना प्रेम में रहा हुआ व्यक्ति अब जी। वो मुझसे प्रेम का दावा कर रहा है, ये कैसे हम्म। संभव है। ये वाली फीलिंग थी उसके अंदर। तो समय लगा 10-15 दिन, मैंने उसको समझाया, एक-एक मतलब जो ब्लॉग्स या पोस्ट मैंने फेसबुक पे लिखे थे, वो मैंने एक-एक उसको पढ़ाए। तब उसने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मतलब मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में, तो ये मजा तो सबको मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब कह रहे हो इतना तो कर ही देंगे कि सबको मजा दे सकें। नहीं, ये तो एक्चुअली क्या है, ये तो शाहरुख खान और आमिर खान जैसे लोगों का फैलाया हुआ एक माया जाल है कि प्यार तो एक ही बार होता है, इश्क तो एक ही बार होता है, और हमें ऐसा लगता है कि लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इश्क का तो संबंध ही सीधा ईश्वर से है। जब आपकी प्रार्थनाओं में कोई आ जाता है, उसे ही हमारे इश्क कहा गया है। गौरव भाई, आपकी पत्नी का भी मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूँ। दिव्या जी एकदम पूरे तरीके से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी रहती हैं। तो इस प्रकार की भावनाओं को तो खैर उन्होंने समझने में कितना ही समय लिया होगा। बहुत ही बढ़िया जो है आप लोगों की जोड़ी है, बढ़िया। ईश्वर की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। कार्यक्रम के आखिर में अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा गौरव भाई, कि एक तो इसकी सफलता जो आपको मिली है, इस पुस्तक जो आपने कहा कि हजारों प्रतियां मेरी बिकी हैं, तो उस सफलता को कैसे आप महसूस करते हैं? क्या आपके जीवन में बदलाव आए हैं? और आने वाले समय में अगर कोई पुस्तक लिख रहे हैं, कोई संपादन कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। अ, ये जितना भी जो कुछ लिखा है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने कुछ विशेष किया हो, क्योंकि इसमें कुछ मेरी ना कोई कल्पनाशीलता लगी है, ना मेरी कोई क्रिएटिविटी है। तो इसका पूरा श्रेय तो ईश्वर को ही जाएगा कि उसने मुझे मेरे जीवन में ये सब होने दिया। और आगे की मेरी योजना है, क्योंकि मैंने एक चीज़ हमेशा से मेरे मन में रहा है कि मैं कभी कुछ झूठ ना लिखूँ। एक कोशिश मैंने की थी बीच में 2000, अभी जो पीछे 2-3 साल का वक़्त रहा, जो बहुत बुरा वक़्त रहा, तो हम लोग डिजिटल मीडिया से शुरुआत से काम करने वाले लोग हैं, जो डिजिटल मीडिया में रहे, फील्ड में कम रहते हैं। हालाँकि मतलब मुझे मेरे संस्थानों ने बहुत मौका दिया कि मैं फील्ड में भी रहूँ, लेकिन आम तौर पे ये काम नहीं होता है कि हम हर हर टाइम फील्ड में रहें। कोविड के टाइम पे जब सेकंड वेव आई, तो मैं पश्चिम बंगाल में था, और बहुत बुरी स्थिति थी, मतलब 9 बजे होटल पहुँचते थे। तब मैं और मेरे एक सहयोगी जो वहाँ की स्टोरीज़ पे काम किया। एक मेरा प्लान ये था कि उस दौरान करीब 250-300 स्टोरीज़ ऐसी थी मेरे पास, मतलब जिनसे मैं पर्सनली डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। तो मेरा प्लान था कि उन पे एक किताब लिखी जाए कि कोविड का दौर कैसा था, उनके मन के भाव कैसे थे।
तो ये मैंने कोशिश की जब ये सब सामान्य होने लगा तो, लेकिन 3 दिन लगातार मैंने कोशिश की, आनंद भाई मैं लिख नहीं पाया। मैं कई बार ऐसा हुआ कि जब हम कई बार मैं लाइव कर रहा होता था उन चीज़ों को देख के, तो मैं कैमरे पे रोने पड़ जाता था। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वो लिख सकूँ, लेकिन आने वाले वक़्त में मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत सारे करीब 12-13 साल का पत्रकारिता का अनुभव हो गया है। तो उस दौरान किस-किस तरीके के उतार-चढ़ाव आते हैं, क्योंकि कई बार नौकरियों के दबाव में या अलग-अलग चीज़ों की वज़ह से हम कह नहीं पाते हैं, हम बता नहीं पाते हैं। तो फिर से कोशिश वही रहेगी जो इसमें किया है कि नाम किसी का ना लूँ, लेकिन सच एक बार फिर से सामने आ जाए। तो इस पे अभी काम कर रहा हूँ और संभवतः अगले साल के मध्य तक, मतलब इस साल के मध्य तक वो किताब होगी हम सबके बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि गौरव भाई आप अपने अनुभव जो है मीडिया के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ साझा करें, उनके भविष्य में वो काम आएँगे। तो विशु गौरव जी, आपने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें समय दिया, तो समाचार फॉर मीडिया की पूरी टीम की ओर से एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद है आगे मिलते रहेंगे, किताबें आती रहेंगी, चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।